हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ को समझा था। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया था वो आया हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था, Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस थे और R उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था। तो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 दो पॉइंट A और B पर रखे हुए हैं, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में और O हमारे पास हो गया ओरिजिन। तो O के रिस्पेक्ट में Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 वेक्टर से, और O के रिस्पेक्ट में Q2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R2 वेक्टर से। अब हमें पता है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स एक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स। तो Q1 और Q2 सपोज लाइक चार्जेस है, इसका मतलब Q1 जो होगा वो Q2 पे रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा और Q2 जो होगा वो Q1 पे रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। मतलब Q1 के द्वारा जो Q2 पर फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F21, मतलब फोर्स एक्ट ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। इसी प्रकार से Q2 भी Q1 पर रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, तो Q2 के द्वारा Q1 पर जो फोर्स एक्ट हुआ वो इस डायरेक्शन में हो और इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया F12 वेक्टर, मतलब फोर्स एक्ट ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होता है। तो सपोज Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R12 वेक्टर से, ठीक है। तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू Q2 उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया R12 वेक्टर से, और इसकी जो डायरेक्शंस होगी वो होगी हमारे पास A से B की ओर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम Q2 का पोजीशन वेक्टर देखें विद रिस्पेक्ट टू Q1 तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं R21 वेक्टर से, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो B से A की तरफ होगी। इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F12 वेक्टर जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ है, मतलब B का जो पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू A वो है हमारे पास R21 वेक्टर। तो यहां पर आ जाएगा R21 वेक्टर स्क्वायर मोड, और फॉर डायरेक्शंस के लिए हम इसका एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, सपोज ए हमारे पास कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर मॉड डॉट R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21 वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर R21 स्क्वायर मॉड है और ये हमारे पास वेक्टर R21 है, तो ये स्क्वायर और ये हमारे पास एक, तो ये बन जाएगा हमारे पास Q। तो F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर Q मॉड वेक्टर R21। तो ये हमारे पास आ गया F12 वेक्टर की वैल्यू, इसे हम ले लेते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम F21 की वैल्यू लिखेंगे तो सिमिलरली F21 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन, और F21 की जो डायरेक्शंस है वो हमारे पास A से B की तरफ है। तो A से B की तरफ जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, मतलब A का R12 वेक्टर Q मॉड डॉट R12 वेक्टर, इसे लिख देंगे एक्सप्रेशन सेकेंड। तो हमारे पास एक्सप्रेशन फर्स्ट और सेकेंड से F12 वेक्टर और F21 वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो अब हम देख रहे हैं कि OAB हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इस ट्रायंगल में जब हम वेक्टर सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वेक्टर सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास R1 वेक्टर प्लस
R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर। यहाँ से जब हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे ये जाएगा हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसे लिखते हैं एक्सप्रेशन थर्ड। इसी प्रकार से जब हम ओ बी ए में भी अगर ये चीज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जाएगा हमारे पास R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से जब हम R21 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये लिख देंगे हम एक्सप्रेशन 4। अब हम एक्सप्रेशन थर्ड और फोर्थ से R12 वेक्टर और R21 वेक्टर की वैल्यू एक्सप्रेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास F12 और F21 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर की वैल्यू क्या है R1 माइनस R2 वेक्टर, तो R1 माइनस R2 वेक्टर क्यूब मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, इतना आ गया। इसी प्रकार हमारे पास जो F21 वेक्टर की वैल्यू आएगी F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर की जो वैल्यू है वो है R2 माइनस R1 वेक्टर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब मॉड डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास F12 वेक्टर और F21 वेक्टर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा आगे जब हम सॉल्व करते हैं F12 वेक्टर को, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। अब हमें पता है अगर हम R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड निकालें या फिर R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड निकालें तो वो इक्वल होता है। मतलब अगर हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड निकालें तो ये इक्वल होगा हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अब इसके थ्रू जब हम F12 वेक्टर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगी, तो F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, और इसको मैं लिख सकता हूँ R2 माइनस R1, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब मॉड डॉट। अब ये हमारे पास है R1 माइनस R2 बट ये मॉड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस साइन जब हमने बाहर ले लिया ये बाहर आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इतना आ गया। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि के Q1 Q2 अपॉन में मॉड ऑफ R2 माइनस R1 क्यूब डॉट R2 माइनस R1 जो है वो F21 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे F21 वेक्टर लिख देंगे, तो हमारे पास F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है बट दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो ये था हमारे पास वेक्टर फॉर्म। एक बार हम दोबारा से इसे समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 दो पॉइंट A और B पे रखे गए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था जहां पे O हमारे पास ओरिजिन है। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अगर हम O देखें तो ये हमारे पास R1 वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O ये हमारे पास हमने रिप्रेजेंट किया R2 वेक्टर से। ठीक है, अब हमें पता है Q1 और Q2 जब लाइक चार्जेस है तो ये एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स एक्ट करेंगे। तो Q2 Q1 को रिपल करेगा और Q1 Q2 को रिपल करेगा। मतलब Q2 जो होगा Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो B से A की तरफ लगाएगा और इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया F12 वेक्टर से। मतलब फोर्स एक्ट ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज सेकंड। सिमिलरली Q1 भी Q2 को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। तो मतलब Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन है A से B की तरफ और उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया F21 वेक्टर से। मतलब फोर्स एक्ट ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होता है। तो हमने क्या किया, Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1 उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया R21 वेक्टर से और Q1 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q2 उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया R12 वेक्टर से। अब हमने क्या किया, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फोर्स आया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने F12 वेक्टर की वैल्यू निकाली के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर स्क्वायर मॉड डॉट। अब फॉर डायरेक्शंस के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर से।
तो R21 कैप। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि कैप ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ। ठीक है, तो इसीलिए हमने R21 जो कैप है इसे हमने यूज कर लिया R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर के थ्रू। अब हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास F21 वेक्टर की जो वैल्यू आई वो आई के Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब मॉड डॉट R21 वेक्टर, इसे हमने ले लिया एक्सप्रेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हमारे पास F21 की वैल्यू भी आएगी, तो F21 की जो वैल्यू आई वो आई के Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 क्यूब मॉड डॉट R12 वेक्टर, और इसे हमने ले लिया एक्सप्रेशन सेकंड। अब हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो वेक्टर सम प्रॉपर्टी यूज होती है उसके अकॉर्डिंग जब हमने OAB में देखा तो R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर होगा, तो यहाँ से हमने R12 वेक्टर की वैल्यू निकाली। उसी प्रकार OBA में अगर हम देखें तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, तो यहाँ से हमारे पास R21 वेक्टर की वैल्यू निकल गई R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये R12 वेक्टर और R21 वेक्टर की जो वैल्यू को जब हमने पुट किया तो हमारे पास F12 वेक्टर और F21 वेक्टर की वैल्यू आ गई इस फॉर्म में। अब हमें पता है अगर हम मॉड ऑफ R1 माइनस R2 निकालें या फिर R2 माइनस R1 का मॉड निकालें तो वो इक्वल होगा, मतलब मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इक्वल टू मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो जब हमने ये वैल्यू को F12 में पुट किया, मतलब हमने इसके थ्रू F12 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 क्यूब मॉड डॉट R2 माइनस R1, क्योंकि हमने हमारे पास यहाँ पर था R1 माइनस R2, तो यहाँ से हमने माइनस साइन को बाहर लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 बन जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो ये वाली वैल्यू है वो हमारे पास F21 की वैल्यू है, तो हमने इसकी जगह F21 को पुट कर लिया तो ये हमारे पास आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से हम ये क्या समझते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होता है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट वो दोनों जो फोर्सेज अप्लाई होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं। तो इस प्रकार वेक्टर फॉर्म के थ्रू हम फोर्सेस की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और आपका जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।